दोस्तों, मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डीएसएसपी, दिल्ली पुलिस एंड अदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के तीनों इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने कमेंट मांगा था, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर आधुनिक भारत से शुरू कीजिएगा, तो हमने आज निर्णय लिया कि आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में जैसा कि हमने कई सारे टॉपिक की चर्चा की थी कि इस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। ठीक है दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आज आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि इतिहास को जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आज से हमने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया है, तो कभी भी आप इसे रटने का प्रयास मत कीजिएगा। कभी भी इतिहास को समझकर उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी इतिहास को रटने का प्रयास मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी भूमिका पढ़ते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं भूमिका से। लिख रहा है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो हुआ वो एशिया सहित समस्त विश्व के व्यापार एवं राजनीति के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी घटना थी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन एशिया सहित, यानी कहने का मतलब है कि ये जो कंपनियां जो थी, ये जो यूरोपीय देश के जो यूरोप के जो देश थे, वो एशिया में तो आए ही आए, एशिया के अलावा अन्य महाद्वीपों में भी वो लोग पहुंचे थे। इसीलिए हमने यहाँ पे 15वीं से 16वीं लिखा है। आपको याद होगा, चर्चा हम लोग करेंगे आगे, कि भारत में वास्को डी गामा 1498 में आता है। वह कौन सा समय होता है? 15वीं शताब्दी, क्योंकि एक साल पीछे हम लोग चलते हैं। लेकिन उससे पहले अन्य अमेरिका में, ब्राज़ील में ये व्यापारिक कंपनियां पहुंच चुकी थी, इसीलिए 1500 से लेकर 1600 की बात हमने की है। ठीक है, इसलिए एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। इन कंपनियों के आगमन से भारत को पहले तो आर्थिक गुलामी का शिकार होना पड़ा, यानी ये लोग आए तो पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर इन्होंने चोट पहुंचाई, यानी यहाँ की जो आर्थिक संसाधन थे उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। बाद में राजनीतिक पराधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपनी रणनीति के माध्यम से हमारे राजनीतिक जो अधिकार थे उसको अपने हाथों में ले लिया और लेकर के हमें गुलाम बना लिया। इस प्रकार से शुरू में हमने आर्थिक गुलामी झेली, बाद में राजनीतिक गुलाम भी इन कंपनियों के हो गए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल 5 यूरोपीय कंपनियां आई थी, आपको पता होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कितनी कंपनियां थी। कुल 5 कंपनियां आई थी। इनमें से सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाल 1961 में, कहा जाता है कि 18 दिसंबर 1961 को वो यहाँ से चले गए। लेकिन भारत में राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजी कंपनी EIC का बना रहा। कहने का मतलब ये है कि भले ही पुर्तगाल पहले आए और बाद में गए, लेकिन उन्होंने राजनीति में उतनी अपनी दखल नहीं दी। लेकिन बाद की जो कंपनियां आई, जिसमें से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको EIC कहते हैं, इसने क्या किया? व्यापार पर तो नियंत्रण किया ही किया, साथ ही साथ राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित की और यहाँ पे अपना राजनीतिक अधिकार कायम करते हुए भारत को गुलाम बनाया और लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। इस प्रकार जो कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी वो राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम करने में सफल रही। अब दोस्तों, इस चीज को आगे हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे
लेकिन उस डायग्राम के माध्यम से समझने से पहले डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियां आते हैं और क्यों आते हैं। एक सवाल है कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनी आई क्यों। तो आपका सवाल का जवाब ये होगा कि सर यूरोपीय कंपनी भारत में इसलिए आई क्योंकि वो लोग यहाँ से मसाला खरीदना चाहते थे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्यों भारत से मसाला खरीदना वो लोग चाहते थे। तो इसको हम लोग एक कहानी में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट के स्तर पे, बाद में फिर मैप पर मैं समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, भारत के पश्चिमी तट, केरल हो या हमारे सूरत हो या मुंबई का तट हो या गुजरात का तट हो, इन तटीय क्षेत्रों से अरब लोग क्या करते थे कि मसाला लेते थे, मसाला खरीदते थे भारत से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और इस तटीय क्षेत्र के माध्यम से धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे, मसाला खरीद करके ले करके अरब देश में चले जाते थे। अरब देश में ले जाने के बाद वहाँ से तुर्की होते हुए, तुर्की को पार करके एक जगह था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। आज इस कुस्तुनतुनिया को हम लोग इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जो तुर्की का पार्ट है, तुर्की का हिस्सा है। पहले यह यूरोप में पड़ता था, तो यहाँ से ये लोग यूरोप चले जाते थे। कुस्तुनतुनिया व्यापारी कंपनियां, जो यूरोपीय अरबी व्यापारी थे, और वहाँ से जा करके वो लोग भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाते थे। और भूमध्य सागर से इटली के वेनिस में चले जाते थे और वहाँ जाकर के व्यापार करते थे, वहाँ सामान बेच देते थे और फिर उसके माध्यम से ये लोग चले आते थे। जब सामान यूरोप पहुँच जाता था तो यूरोप में इन गरम मसाला, काली मिर्च और अन्य प्रकार के मसालों की बहुत डिमांड होती थी, यानी मांग होती थी, क्योंकि वहाँ ठंडे प्रदेश होने के नाते वहाँ के लोग क्या करते थे कि इन मसालों में वहाँ पे मीट, मछली, गोश्त इत्यादि को फ्राई करके अगर रख देते थे तो वो लंबे समय तक सुरक्षित पड़ा रहता था, जिससे वो सामान खराब नहीं होता था, जिसके वजह से इस मसाले की डिमांड यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा होती थी। अब यूरोप में जब इसकी डिमांड होती थी तो वेनिस यानी इटली जो है, इटली के व्यापारी इससे अरब देशों से खरीदते थे और खरीद करके मध्य यूरोप में ले जा करके बेच देते थे। यानी यूरोप में जो मसाला बेचा जाता था उस पर अधिकार किसका था, इटली का था। इटली विकसित हो चुका था, इसीलिए कई बार सवाल पूछा जाता है, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इटली में पुनः जागरण क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाए कि कैसे अरब देश के जो व्यापारी थे वो भारत से मसाला खरीद करके अरब देश से होते हुए तुर्की और तुर्की से होते हुए इस्तांबुल और इस्तांबुल से होते हुए इटली चले जाते थे और वहाँ ले जाकर के बेच देते थे। अब वहाँ का व्यापार का फायदा यूरोप में इटली को होता था। इससे कई सारे देश जो थे इस व्यापार से अछूते रह जाते थे। ठीक है, यानी जैसे मान के चलिए पुर्तगाल हो, स्पेन हो, अंग्रेज हो, ये लोगों को इस व्यापार से ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था। इसी बीच एक घटना घटती है। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया, जो मैंने चर्चा किया था, कुस्तुनतुनिया को लेकर के एक झगड़ा होता है तुर्की में, यानी अरब से और यूरोप से। और ऐसे स्थिति में अरब देश वाले कुस्तुनतुनिया को जीत लेते हैं 1453 में, जिसको कुस्तुनतुनिया का युद्ध कहते हैं। जीतने के बाद अब ये अरब देश वाले एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव यूरोप पे डालते हैं कि हम आपके साथ इस रास्ते से व्यापार नहीं करेंगे। इससे ये लगा कि अगर हम दबाव डालेंगे तो यूरोप हमसे रिक्वेस्ट करेगा, आग्रह करेगा और हम फिर से व्यापार की शुरुआत करेंगे महंगे दामों पर। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब युद्ध के बाद व्यापार रुक गया तो अब यूरोप के लोगों को क्या था कि मसाला खाने की आदत हो गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और दूसरी चीज़ कि जो इस व्यापार के बेनिफिट से जो बच गए थे पुर्तगाल, वो लोग भी चाहते थे कि हम भारत पहुँचें, हिंदुस्तान पहुँचें, इंडिया पहुँचें, क्योंकि उन्होंने सुना तो नाम था लेकिन देखा नहीं था कि हिंदुस्तान कहाँ है। ऐसी ही स्थिति में पुर्तगाल के लोगों ने अपने यहाँ एक दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कर लिया था, जिसके माध्यम से समुद्र में सफ़र करने के बाद ये पता चल जाता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल के कुछ बेनिफिट उठाने के लिए, भारत के को खोजने के लिए पुर्तगाल के कुछ
व्यापारी भारत को खोजने के लिए निकले। उससे पहले स्पेन के निकला था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस निकला तो था भारत को खोजने के लिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में जाने के बाद वो रास्ता भटक गया और भटक करके सीधा आगे बढ़ गया और आगे जा करके 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोज निकाला। इसलिए हम और आप पढ़ते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। लेकिन वो रास्ता भटक गया, चला था किसको? भारत को खोजने के लिए, लेकिन खोज दिया अमेरिका को। ठीक, उसके बाद कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद, पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। उस वास्को डी गामा ने क्या किया कि भारत को खोजने के लिए निकला। और आगे के डायग्राम में मैं इसको समझाऊंगा, आगे के डायग्राम और भी है कि उसने क्या किया कि अफ्रीका के तट के माध्यम से उसके धीरे धीरे चारों साइड से यानी अटलांटिक महासागर से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु गुड ऑफ कैप होप के पास पहुंचा और वहां से वास्को डी गामा अपना जहाज ले करके कहाँ पहुंचा? ये हिंद महासागर में पहुंचा। वहां जब हिंद महासागर में जब पहुंचा तो वहां पे बहुत सारे जहाज थे जो व्यापारी कंपनियों के जहाज थे, व्यापारियों के जहाज थे। वहीं पर एक भारत का ही व्यापारी उसे दिखाई दिया यानी मिला, जिसका नाम था अब्दुल माजिद। इसको मनिद भी कहते हैं, अब्दुल मनिद। अब वास्को डी गामा ने जा करके अब्दुल मनिद से पूछा, उसके पास गया होगा अपना जहाज लेकर के, पूछा कि मुझे हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि उसने हिंदुस्तान तो देखा नहीं था। उसने कहा कि मुझे कहाँ जाना है? हिंदुस्तान जाना है। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, बताया कि क्या बात है बताइए। यही वो तस्वीर है जो आगे मैं चर्चा करूंगा। अब यहाँ तक वो पहुंच चुका था। ऐसी स्थिति में उसने पूछा क्या बात है, तो वास्को डी गामा ने कहा कि मैं यूरोप से आया हूँ, एक व्यापारी हूँ और मुझे हिंदुस्तान जाना है मसाला खरीदने के लिए। अब बताइए कि वो व्यक्ति कभी मना करेगा? जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से किसी भी दोस्तों के घर कोई एक बड़ी सी दुकान हो, मिठाई की दुकान, और आपके मिठाई की दुकान पे कोई व्यक्ति आकर के कहता हो कि मुझे 10 केजी लड्डू चाहिए, एक कोई आप दुकान बता दीजिए, तो क्या आप अपनी दुकान को बताएंगे या किसी और की दुकान को बताएंगे? मुझे विश्वास है कि आप कहेंगे कि यही दुकान है, अपनी ही दुकान को बताएंगे और कहेंगे कि इसी से ले लीजिए। ऐसी स्थिति में जब अब्दुल माजिद से जब उसने पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको लेकर चलता हूँ हिंदुस्तान। और वो लेकर के कहाँ पहुँचा? भारत के पश्चिमी तट पर केरल में पहुँचा, जहाँ जिसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं, और केरल पहुँचा। जब केरल पहुँचा तो वहाँ पे पहले से ही कुछ अरब व्यापारी जो परिवर्तित मुसलमान थे वहाँ रहते थे। उन लोगों ने जैसे ही वास्को डी गामा को देखा तो उन्हें पता चल गया कि लगता है कि यूरोप का कोई व्यक्ति दूसरा रास्ता खोजने में सफल हो गया है कुस्तुनतुनिया के युद्ध के बाद। और तब जाकर के उन्होंने वहां पर उसे विरोध किया, उसको उतरने से मना किया। ऐसी स्थिति में अब्दुल माजिद लेकर के उसे कहाँ गया? पहले सूरत लेकर गया, सूरत से वो उसको कालीकट लेकर गया जो केरल में था। और कालीकट नामक बंदरगाह पर एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरियन, उपाधि थी उसकी। जमोरियन ने इस वास्को डी गामा की स्वागत की। तब जाकर के पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर, जो भारत के पश्चिमी तट केरल में स्थित है, वहां पर पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या किया? बहुत सारा सामान खरीदा। अब हम इस कहानी को यहीं तक रोकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम पे वहीं पे पहुंचा। इस प्रकार वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 ईस्वी में अब्दुल माजिद की सहायता से केरल के तट पर कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर जमोरियन नामक एक व्यक्ति ने उसकी स्वागत की। अब देखिए, ये मैं एक रास्ता दिखाता हूँ। उस समय ना भारत से यूरोप व्यापार करने के 3 रास्ते थे, ठीक है। एक रास्ता था जिसको हम लोग बोलते थे सिल्क रूट, जो भारत के ऊपर मध्य एशिया से होते हुए ऐसे में ये पहुंचता था, ठीक है। भारत के मध्य एशिया से होते हुए पहुंचता था। ऐसे में धीरे धीरे भारत से होते हुए ये पहुंचता था कहाँ पे? कुस्तुनतुनिया, और कुस्तुनतुनिया से प्रशांत भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से फिर इटली। ऐसी स्थिति में एक रास्ता तो ये था।
दूसरा एक रास्ता था जो फारस की खाड़ी होती है, जैसे ये दुबई के आगे जब हम निकलते हैं तो फारस के खाड़ी से होते हुए अरब देश, अरब देश से तुर्की, तुर्की से कुस्तुनतुनिया और कुस्तुनतुनिया से होते हुए सीधा इटली पहुंच जाते थे। तीसरा एक रास्ता था यहाँ से ये लाल सागर, लाल सागर से होते हुए व्यक्ति कहाँ पहुंचा था, आज के डेट में इजिप्ट कहते हैं, यानी मिस्र को, और मिस्र को पार करके वो पहुंच जाता था कहाँ पे, भूमध्य सागर में, और यहाँ से फिर से इटली पहुंच जाता। इस प्रकार देखा जाए तो 3 रास्ते थे जिस रास्ते से व्यापार होता था व्यापारियों के माध्यम से अरबों के साथ। ऐसे में एक जो सबसे ऊपर वाला रास्ता था वो काफी खर्चीला होता था, मेहनती था और जान माल की नुकसान भी होती थी। लाल सागर वाला जो रास्ता था ये भी उतना उचित नहीं था क्योंकि यहाँ पे लुटेरे होते थे, लूट रहे थे। फारस की खाड़ी वाली जो रास्ता थी यही ज्यादा उचित था इन लोग के, क्योंकि यहाँ पे कुहासा होने की वजह से व्यापारी आराम से अपने जहाज को लेकर के निकल जाते थे और यहाँ से तुर्की पहुंच जाते थे। तुर्की से वो अपना कुस्तुनतुनिया पहुंच गए जिसको इस्तांबुल कहते हैं, और वहाँ से वो लोग भूमध्य सागर जिसको मेरिडियन सी कहते हैं, और मेरिडियन सी से इटली पहुंच गया और इटली में व्यापार कर दिया। फिर इटली से वो व्यापार पहुंच गया यूरोप में। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 रास्ते थे जिस रास्ते से ये लोग पहुंचते थे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 1453 में जब युद्ध होता है यहाँ पे कुस्तुनतुनिया को लेकर के, कब होता है, 1453 में। अब 1453 में युद्ध होने के बाद कुस्तुनतुनिया को जीत लेते हैं कौन, तुर्की वाले, और ये रास्ता थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तब जाकर के यूरोप के देश जो होते हैं, पुर्तगाल हो या अन्य कोई भी देश हो, वो लोग एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के वो अफ्रीका के तट से होते हुए भारत पहुंचते हैं। इस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। ऐसे कोई सिंपल वे में, साधारण शब्दों में नहीं होता है। उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो भारत को खोजने के लिए निकलते हैं, और जिसमें से सबसे सफल पुर्तगाली होते हैं और उसी का एक व्यक्ति होता है जिसका वास्को डी गामा नाम होता है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये डायग्राम और जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी के माध्यम से आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर वास्को डी गामा क्यों आया। तो सवाल तो यही बनता है कि मसाला के लिए, लेकिन नहीं, मसाला तो था, भारत की खोज भी उसके उद्देश्य था, लेकिन कुस्तुनतुनिया का अगर युद्ध नहीं होता तो शायद वो नहीं आता, रास्ता इधर का नहीं रुकता तो शायद वो दूसरे रास्ता खोजने के लिए प्रेरित नहीं होता। इस प्रकार आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। अब देखिए 2 चीज याद रखिएगा, यहाँ से आपको 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है क्रम के बारे में, कि क्रम क्या होता है। क्रम समझ ही रहे हैं कि 1 2 3 4 सीक्वेंस। तो आने का क्रम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है इसमें कि आपके स्थापना का क्रम क्या है। क्वेश्चन को जब भी आप बनाइएगा तो आप बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को कि क्या पूछ रहा है। जैसा कि मैं हमेशा बताते रहता हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई क्वेश्चन आसान लगे तो उसे 2 बार पढ़िए कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे क्रम पूछ रहा है, तो अब क्रम को देखा जाए तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाल आते हैं जो भारत में 1961 तक रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे डच आते हैं जो 1605 में आते हैं और 1705 ईस्वी तक रहते हैं। ये आने का क्रम है। फिर अंग्रेज 1608 में आते हैं, पहले याद रखिएगा, गलत से का निर्णय बाद में लीजिएगा। 1608 में भारत में सूरत में सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं और 15 अगस्त 1947 तक भारत में रहते हैं। डेन, जिन्हें हम लोग डेनमार्क कहते हैं, 1616 ईस्वी में भारत में आते हैं और 1845 ईस्वी तक रहते हैं। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं जो 1667 में आते हैं और 1954 यानी 1954 तक भारत में रहते हैं। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि आने का क्रम कैसे था, यानी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, और डेट आप याद कर लेंगे तो आने और जाने का क्रम हो गया। दूसरा इन पे क्वेश्चन आपका बनता है कि यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। अब देखिए भारत में आना एक अलग है, लेकिन उस कंपनी की स्थापना यूरोप में होना एक अलग बात है। बात समझ रहे हैं ना, यूरोप में उसकी स्थापना अलग हुई और भारत में पहुंचने में हो सकता है कि 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो आने में थोड़ा वक्त लगा, तो इसमें थोड़ी सी अंतर हो जाती है। अब देखिए पुर्तगाल तो बिल्कुल सेम में कोई दिक्कत नहीं है, 1498 में ही चले थे, 1498 में यहाँ पे पहुंच गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अंग्रेज देखिए, अंग्रेज की जो कंपनी थी जिसको हम लोग बोलते थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में EIC के नाम से जानते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जितने भी वहाँ से देश से जो आए थे लोग व्यापारी,
उन सबके पहले ईस्ट लग जाता है, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि पूरब की तरफ ये लोग आए थे पश्चिम से। तो अंग्रेज की जो EIC कंपनी थी उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में कहाँ हुई थी? लंदन में हो गई थी। लेकिन वो भारत में आई कब थी? तो 1608 में सूरत में आई थी। ये बात समझ में आ गया। ठीक उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना 1602 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो डच में हुई थी। लेकिन ये कंपनी भारत में आई कब थी? तो आपने देखा ऊपर 1605 में आई थी, मतलब 3 साल के बाद ये आई थी। डेन का तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है 1616 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी, डेन यानी डेनमार्क, और भारत में 1616 में आ भी गई थी। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसकी स्थापना 1664 में फ्रांस में हुई थी, और ये कंपनी 3 साल बाद 1667 ईस्वी में भारत में प्रवेश की थी। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार दोस्तों ये 2 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से अक्सर ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नीचे वाला क्वेश्चन आपको कभी PCS का एग्जाम दीजिएगा या टफ लेवल के एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहला हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर में। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे भारत में। तो जैसा कि हमने आपको अभी डायग्राम बताया कि 1498 में से लेकर 1961 तक ये भारत में आए थे, और कैसे कैसे आए, तो इसका भी एक हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने ये ऊपर में यूरोप का चित्र है, यहाँ पे हमने पुर्तगाल को दिखाने का प्रयास किया है, और ये पुर्तगाल से ये जो था वास्को डी गामा कैसे अफ्रीका के तट से साइड से जो अटलांटिक महासागर जिसे हम लोग कहते हैं, और इस अटलांटिक महासागर से होते हुए धीरे धीरे नीचे तक आता है। उसके बाद से यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका पड़ता है, और दक्षिणी अफ्रीका पड़ता है, और दक्षिणी अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु जो होता है, इस निचले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस निचले बिंदु को हम लोग कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और यहीं से ये फिर धीरे धीरे समुद्री मार्ग से होते हुए यह व्यक्ति ये हिंद महासागर जो आपको लिखा हुआ है, इस हिंद महासागर में भारत के तट पे पहुंचने का प्रयास करता है, और सबसे पहले कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। इस प्रकार वास्को डी गामा इतना सफर करने के बाद हिंद महासागर और यहाँ पे अब्दुल माजिद जो मैंने आपको बताया था, अब्दुल माजिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर जो केरल स्टेट है, राज्य है, वहाँ पर जिसे हम लोग मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं, ज्योग्राफी में आपको बताया जाएगा, जानते हैं, वहीं पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट नामक बंदरगाह। उसी बंदरगाह पर पहुंचता है जहां पर इसकी स्वागत जमोरियन नामक एक व्यक्ति करता है। तो मेरे ख्याल से आई होप कि ये डायग्राम के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इधर अटलांटिक महासागर, इधर हिंद महासागर से होते हुए जा रहा है। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब देखिए सबसे पहला इसमें अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारतीय व्यापारी अब्दुल मानिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि कब आया था? 1498 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। किसकी सहायता से आया था? तो अब्दुल माजिद की सहायता से आया था। कहाँ आया था जी? तो पश्चिमी तट पर आया था। कौन सा स्टेट था जी? तो केरल था। और कौन सा बंदरगाह था? तो कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक, जहां पर जमोरियन नामक एक हिंदू राजा ने उसका स्वागत किया और वास्को डी गामा को मसाला एवं जड़ी बूटी ले जाने की उसे इजाजत दी, और वहीं पर वास्को डी गामा ने अपनी जहाज को रोका। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट। ये बात पूरे समझ में आ गई। यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अब्दुल माजिद के बारे में, कालीकट नामक बंदरगाह के बारे में, स्वागत किसने किया? जमोरियन ने। किसके सहयोग से वहाँ पहुंचा था? अब्दुल माजिद के सहयोग से। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, हालांकि यहाँ पर बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। मैंने पहले ही बताया था कि जब वो लोग अरब जो थे वहाँ पे विरोध किए, क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होते हुए, अब इस रास्ते का तो महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि उसने रास्ता तो दूसरा खोज लिया, और जब दूसरा रास्ता खोज लिया
तो निश्चित तौर पे अब हमारा महत्व धीरे धीरे कम हो जाएगा और व्यापार इस रास्ते से व्यापारी अब करने लगेंगे यूरोप के। ठीक, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। कई बार सवाल पूछा था कि किसने उसका विरोध किया था, तो अरब व्यापारियों ने वहाँ विरोध किया था। अगला पॉइंट, जब वास्को डी गामा भारत से मसाला और जड़ी बूटी पुर्तगाल लेकर गया तो वहाँ उसे 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। आप बताइए कितना बेनिफिट उसने कमाया। जो भी सामान लेकर गया उसका कितना प्रॉफिट हुआ उसे 60 गुना, यानी 1 रुपये की सामान को 60 रुपये में उसने बेचा। इस कदर यूरोप में भारत के मसाले की डिमांड थी। तभी तो हम भारत को उस समय काला हीरा के नाम से भी, कोयला हीरा के नाम से पहचानते थे, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को हम लोग। इस प्रकार पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोप का व्यापारिक केंद्र बिंदु बन गया और पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण की। तो कुछ हो गया, एक तो कुछ समय के लिए पूरा यूरोप क्या बन गया, यूरोप का व्यापार का अड्डा बन गया पुर्तगाल, और इसकी बदौलत वहाँ का जो राजा था मैनुअल प्रथम ने वाणिज्य प्रधान की उपाधि धारण की। इस प्रकार 1500 ईस्वी में, अब देखिए अब वहां से ये चला गया, फिर दोबारा दूसरा व्यक्ति वहां से चलता है। दूसरा व्यक्ति पुर्तगाल का होता है जिसका नाम होता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली यात्री कालीकट पहुंचे और यहाँ आकर के उन्होंने फिर से व्यापार के लिए सामान खरीदा। अब दूसरा, वास्को डी गामा का भारत आने का मूल उद्देश्य क्या था? तो मैंने अभी पहले बताया था कि जेनेवा, वेनिस और अरब व्यापारियों के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करना था, जो कि इस रास्ते से लोग करते थे लोग, तो उनका जो प्रभुत्व बना हुआ था उस प्रभुत्व को समाप्त करने का निर्णय किसने लिया था? पुर्तगाल ने। और इसीलिए वो यहाँ पर आया था। और एक मकसद दूसरा था, उसको ईसाई धर्म का प्रचार करना, यानी एक मकसद आर्थिक था तो दूसरा मकसद ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इस प्रकार वो आया। फिर अब यहाँ जब गया था तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत एक बार आया था। यानी कितनी बार भारत आ गया? 2 बार आ गया। एक आया 1498 ईस्वी में, फिर दोबारा आया 1502 ईस्वी में। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचिंग में अपनी पहली फैक्ट्री, यानी जो किला कहते थे जहाँ पे वो अपना सामान रखते थे, बनाई। तो ये सवाल पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ बनाई थी? कोचिंग में। कोचिंग जो है केरल में स्थित है, जहाँ पे नेवी का बेस भी है। जबकि 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। वहीं पर कन्नूर है जहाँ पे इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो पहला फैक्ट्री कहाँ हो गया? 1503 में कोचिंग में, ये याद रखिएगा। अब आता है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा गया। अब देखिए, जब यहाँ पे 1502 में वास्को डी गामा आया और फिर यहाँ से सामान खरीद करके लेकर के चला गया, तो 1505 में एक दूसरा यात्री था जिसको यहाँ का वायसराय बना करके भेजा गया। धीरे धीरे पुर्तगालियों की पकड़ भारत के पश्चिमी तट पर होने लगी थी। तो अब सबसे पहला जो पूछा था यहाँ पे सवाल कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था जी? तो पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था, जो 1505 ईस्वी से लेकर के 9 ईस्वी तक भारत में रहा। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। देखिए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया था। यहाँ सवाल दो तरह के पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अगर पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, या अगर मैं पढ़ाऊंगा तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जिसे गुलाम वंश के माध्यम से हम लोग जानते हैं। लेकिन वहाँ सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर यही सवाल वहाँ पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पूछा जाए कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। लेकिन वास्तविक पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन इसमें बनता है। ठीक, तो यहाँ पर यह आया। यह अपने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तो यहाँ पे सवाल दूसरा बन गया कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति को किसने चलाया था जी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने चलाया था। अब देखिए, अब ये समझिए कि शांत जल की नीति क्या होती थी। तो शांत जल की नीति का तात्पर्य यह था कि हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित कर शांतिपूर्वक व्यापार करना है। यानी
पुर्तगाली जो थे वो ये चाहते थे कि जो भी हिंद महासागर में जो व्यापारियों का अड्डा है, जो व्यापारी लोग हैं, इन सभी व्यापारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए और नियंत्रण स्थापित करके शांतिपूर्वक व्यापार किया जाए। इसी नीति को शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अब हम लोग आगे करते हैं। यहीं आकर के अल्मोड़ा की बात खत्म हो जाती है। अब अल्मोड़ा के बाद जो दूसरा जो व्यक्ति होता है वो भारत में आता है, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क से जो दो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। यह भारत में 1509 ईस्वी में आया था और 1515 ईस्वी तक रहा। पहला डेट ये क्लियर हो गया। देखिए अब यही पे हमने जो पहले पीछे बताया था उसके जवाब यहाँ पे आ गया कि इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वास्तविक वायसराय भी माना जाता है। इसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया था। किसने क्या किया था जी? तो इसने कोचिन को ही अपना मुख्यालय बना दिया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही शासक, जिसका पूरा नाम यूसुफ आदिल शाही सुल्तान है, सुल्तान से गोवा को जीत लिया। अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में जो बीजापुर का जो शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाही, उसी से गोवा को जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा और यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया। आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 1510 तक आते आते लगभग 12 सालों में पुर्तगालियों की इतनी बढ़त यहाँ पे हो गई, इतनी वर्चस्व बढ़ गया कि वो गोवा को ही जीतने में सफल हो गए। इसको मैंने डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ समझा दिया है कि पश्चिमी तट पर गोवा है जो 1510 में जीत लिया था। अगला पॉइंट करते हैं। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए, ये अल्बुकर्क क्या करता है, बहुत चतुर होता है। भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ पाए। अगला 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। मलक्का स्ट्रेट है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, मलक्का स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के दोनों के बीच में एक व्यापारिक रास्ता है जिसको हम लोग मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जब हम अंडमान निकोबार से सफ़र करते हैं तो मलेशिया ऊपर में और नीचे इंडोनेशिया के बीच से रास्ता गुजरता है, उधर भी ये लोग व्यापार करते ही थे। तो वहाँ पर भी इसने क्या कर लिया, 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ 1515 ईस्वी में हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। हरमुज पड़ता है आपको फारस की खाड़ी के में, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं आपको हिंद महासागर से, तो वहीं पे कोने पे ही पड़ता है हरमुज। हरमुज पर भी इसने 1515 में अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध कर दी थी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध किया था। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे कि सती प्रथा होती क्या थी। अब आता है कि 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यह व्यक्ति भारत में कब आया था? 1509 में आया था, 1515 तक रहा और उसकी मृत्यु हो गई। इसके समय की 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, इसने गोवा को जीता था, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसने महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित भी किया था यहाँ पर। इस प्रकार अल्बुकर्क के बारे में इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब अल्बुकर्क जब मर गया तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक व्यक्ति, बीच में हालांकि कई सारे और भी लोग आते रहे लेकिन वो खास दृष्टिकोण नहीं रखते हैं एग्जामिनेशन के व्यू से, इसलिए उसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। अब आता है 1529 से लेकर 38 तक नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो था ये यहाँ पर आता है। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। मैंने यही तो बता दिया ना, प्रमुख पुर्तगाली, यानी अल्बुकर्क के बाद और भी तो आए लेकिन वो प्रमुख नहीं थे, यही प्रमुख गवर्नर था। इसने 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि किसके समय में कोचिन से गोवा मुख्यालय स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि कोचिन को तो मुख्यालय बना दिया था पहले ही इन्होंने, अल्मोड़ा ने भी या अल्बुकर्क ने भी, लेकिन अब कोचिन से गोवा कौन लेकर गया? तो उसको नीनो डी कुन्हा लेकर गया था और गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। याद रखिएगा। या इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की वास्तविक राजधानी अब बन गई। तब से लेकर के 1961 तक इनका प्रभुत्व गोवा पर बना रहा। अगला पॉइंट है, इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से भी झगड़ा हुआ है।
बेसिन को लेकर के संघर्ष हुआ। बेसिन एक जगह का नाम था, बंदरगाह था, उसको लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें बहादुर शाह को समुद्र में डुबोकर मार दिया। किसने? निनोडी कुन्हा ने, और वो मर गया। अगला पॉइंट कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगालियों ने एक पद्धति बनाई थी जिसे हम लोग कार्टेज अल्मेड़ा काफिला पद्धति के नाम से जानते हैं। ये याद रखिए, कार्टेज अल्मेड़ा के नाम से, अल्मेड़ा के नाम से जानते हैं, काफिला पद्धति कहते हैं कार्टेज पद्धति, जो एक तरह से एक परमिट होता था जो व्यापार करने के लिए पुर्तगाल की जो व्यापारी होते थे वो अन्य व्यापारियों को देते थे। जैसे गाड़ी चलाने के लिए परमिट मिलता है ना, ठीक उसी तरह से पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य में पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य को, जो पुर्तगाल का जो समुद्री साम्राज्य था पूरा समुद्र में, उसको हम लोग इस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं। कुछ अन्य अलग अलग फैक्ट है जो बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। क्या कहते थे? सागर के स्वामी, जो कि उनकी पकड़ बहुत ज्यादा थी। अब एक सवाल मैंने यहीं पे बता दिया आपको कि अब ये तीसरा बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया था। तो अक्सर तो हम 2 बार जानते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि तीसरी बार भी आया था। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया था। हो गया क्लियर? अब आगे हम लोग करते हैं पुर्तगालियों का योगदान। इस प्रकार से हमने पुर्तगाली कौन कौन से आए और क्या क्या इन्होंने किया, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इनका योगदान क्या रहा, क्या इनका सहयोग रहा भारत के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने जापान के साथ भारत के व्यापार को आरंभ किया, ये बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। दूसरा, हमने इसमें लिखना भूल गया कि यूरोप के साथ भी इन्होंने व्यापार तो स्टार्ट किया था ना जी। पहले तो अरबों ने स्टार्ट किया था ना, अरब लोग व्यापार करते थे यूरोप के साथ, लेकिन डायरेक्ट यूरोपीय का व्यापार नहीं होता था। डायरेक्ट यूरोपियों का व्यापार किसने किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। दूसरा, अगला, मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू, आलू एवं मक्का लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में तंबाकू, आलू, मक्का वगैरह लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने ही भारत में शकरकंद, मूंगफली, लीची, संतरा, काजू, बादाम, पपीता इत्यादि वगैरह लाए थे। ये सब चीज याद रखिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी किसने की थी? पुर्तगालियों ने किया था। ये चीज भी याद रखिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। इन्होंने ही 1556 में गोवा में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा। पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में हुई। गुटेनबर्ग जो था वहां पे, इसको याद रखिएगा। फिर आता है कि जहाज निर्माण की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले गुजरात और कालीकट में किया था। ये इनका योगदान है। और भारत में ईसाई धर्म को लेकर पुर्तगाली ही आए थे। इस प्रकार टोटल प्रक्रिया के माध्यम से हमने क्या किया? पुर्तगाल के बारे में पढ़ने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आपको डायग्राम के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और इस नोट्स के माध्यम से आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब पुर्तगाली जब आ गए तो ये आ तो गए लेकिन यहीं पे रहे, और धीरे धीरे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा हट करके बताता हूँ आपको कि जब ये भारत में यहाँ रह रहे थे, इसी बीच में जब इनके अन्य यात्री आते रहते थे तो एक बार इनका जहाज जो आ रहा था अफ्रीका के तट से, तो वो आंधी तूफान के चक्कर में अटलांटिक महासागर में वो रास्ता मुड़ गया और रास्ता भूल करके, भटक करके वो कहाँ पहुँच गया? ब्राजील पहुँच गया। कौन? तो पुर्तगाल का कोई यात्री था जो ब्राजील पहुँच गया। जब ब्राजील पहुँच गया तो ब्राजील में भी उसे बहुत सारे संसाधन मिल गए, कच्चा माल मिल गया। अब उनको क्या हुआ? वहीं से वो चीज़ें प्राप्त करने लगे और धीरे धीरे उनका मतलब जो कहते हैं ना दिलचस्पी जिसको कहते हैं, वो भारत की तरफ कम होने लगा। हालांकि रहे जरूर यहाँ पे, 1961 तक रहे, सबसे लास्ट तक रहे, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा भी अड्डा व्यापारिक खोज लिया। कहाँ पर? ब्राजील में। और उधर की तरफ ये लोग अपने रुख कर दिए और यहाँ पे अपनी स्थिति को कम कर दिए। इस बीच यहाँ तक आते आते भारत में अंग्रेजों ने अपनी दबदबा को शुरू कर दिया था। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बाद हमने क्या देखा था? डच देखा था कि डचों का आगमन। आपको मैंने बताया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भले ही 1602 ईस्वी में हुई हो, लेकिन यह भारत में आई कब थी? 1605 में आई थी और 1795 ईस्वी तक रही थी। डचों को हम लोग आधुनिक आज हम लोग क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। तो चलिए, छोटा सा ये टॉपिक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो पहले हमने चर्चा किया है। तथा पुर्तगालियों के बाद 1605 में भारत में इनका प्रवेश हुआ, यानी 2 नंबर पे कौन आए भारत में? डच आए। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज की 1605 में मुसलीपट्टनम पड़ता है आपको भारत के पूर्वी तट पर, यानी भारत को 2 हिस्सों में बांटते हैं ना, एक पश्चिमी तट इधर वाला
और एक पूर्वी तट। तो भारत के पूर्वी तट पर ही मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था, एक जगह था जहाँ पर 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1605 में मछलीपट्टनम में हुई थी। डचों का प्रथम दुर्गीकृत कारखाना, यानी चारों तरफ से घेरा हुआ कारखाना पुलिकट में बनाएगा। पुलिकट भी वहीं पड़ता है, पूर्वी तट पे ही पड़ता है आंध्र प्रदेश में। वहाँ भी पुलिकट एक झील भी है, पुलिकट में बना। यहाँ पर बने किले को, जो यहाँ पे किला बना था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्ट गैलरिया का नाम दिया गया। अब देखिए याद रखिएगा कि डचों के किले को क्या नाम दिया गया था, फोर्ट गैलरिया। इस प्रकार से डच के, अंग्रेजों के, डेनिश के, फ्रांसीसी के, सबके किले का नाम दिया गया है। पहला यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिलाने को देता है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फोर्ट गैलरिया किसके किले का नाम था, तो डचों के किले का नाम था। यहीं से डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोड़ा का भी प्रचलन किया। इनके सोने के सिक्के को क्या बोलते थे, पैगोड़ा कहते थे। ठीक है, पैगोड़ा का प्रचलन किया। और दूसरा पॉइंट इसमें कोई खास नहीं है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण है कि डचों ने ही भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। ये ही लोग जो थे, इन्होंने भारत के सूती कपड़े के महत्व को समझा और इसको विदेशों में निर्यात करने की शुरुआत की और उसको बढ़ावा दिया और भारत से बाहर सूती कपड़े का प्रचलन किया, जो आगे चल करके सूती कपड़े का बहुत ही डिमांड यूरोप में होने लगा था। इस प्रकार इतने ही चीज़ों से, यहाँ से डच से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डचों के बारे में हमने पढ़ लिया। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2 यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा, इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि कैसे हमारे यहाँ भारत में पुर्तगाली आए, क्या वजह था उनको आने का, ये कंसेप्ट को आप देखिएगा। देखिए मैं पहले भी आपको बार बार बोल चुका हूँ कि इतिहास को कभी भी रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ना ही इतिहास रटने की चीज़ होती है। इतिहास हमेशा समझने की चीज़ होती है, समझ करके पढ़ने की चीज़ होती है। इसलिए इसको भी आप समझने की ही कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 1 बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार हो सके तो देखने का प्रयास कीजिएगा और तब जा करके इसको क्या कीजिएगा, समझिएगा। और इस प्रकार सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास भी हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। जब 2 वीडियो में इस टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक वीडियो हम पूरे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जिसमें लगभग 40, 50, 80, 90 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, आप इसे शेयर कीजिएगा, आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।